आपकी शादी आपकी पसंद से हुई थी या फिर घर वालों ने अरेंज मैरिज करवाई थी? तो चीटिंग में भी और सेटिंग में भी, तो कहीं ऐसा कोई दोस्त आपका बचपन का जो अभी तक आपके साथ हो? तो राजनीतिक क्षेत्र के परिदृश्य में रहता हूँ तो मैं धर्मेंद्र की भूमिका में रहता हूँ। और जब मैं घर में आता हूँ तो सारी बातें बाहर छोड़कर जितेंद्र की भूमिका में रहकर पारिवारिक माहौल से रहता हूँ। उनका चेहरा उस समय देखने लायक था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। मैं 20 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय से प्राप्त करी है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आज तो बचपन में ऐसा कौन सा यादगार पल था? तो मुझे याद है जब हम स्कूल से आए और स्कूल जाने के बाद सतोलिया खेलने लगे और पिताजी आ गए। उस समय हमारे को ट्यूशन जाना था। ट्यूशन नहीं जाने के कारण से पिताजी नाराज हुए और हमारी इतनी पिटाई लगाई। हल्की सी ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप बहुत इमोशनल हो। मुझे आज जो संकल्प मेरा पूरा होने जा रहा है, निश्चित रूप से मुझे खुशी के आंसू है। राम राम दादा और बहनों, दो बात आपके साथ पॉडकास्ट में मैं हूं आपका छोटा भाई कॉमेडियन राहुल पाटीदार। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अरुण भिमावत जी, जो कि लोकप्रिय विधायक है शाजापुर जिले के। तो मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब हमारे दो बात पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आज तो बचपन में ऐसा कौन सा यादगार पल था जो आप इनको बताना चाहते? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जब आपने बचपन की बात कही है तो मुझे मेरा निम्बाड़ी मोहल्ला याद आ जाता है, जहाँ पर हम एक हमारे अपने समय का गेम हुआ करते थे, सतोलिया और छिपा छाई। एक महत्वपूर्ण हमारा और एक अंटी खेलना, ये 2-3 गेम हमारे मोहल्ले में खेला करते थे। तो मुझे याद है जब हम स्कूल से आए और स्कूल जाने के बाद सतोलिया खेलने लगे और पिताजी आ गए। उस समय हमारे को ट्यूशन जाना था। ट्यूशन नहीं जाने के कारण से पिताजी नाराज हुए और हमारी इतनी पिटाई लगाई। वो याद मुझे आज भी, जब मैं निम्बाड़ी में रहता हूँ, मुझे वो जब वो स्थल दिखाई देता तो मुझे मेरे पिताजी की मार याद आ जाती है कि उन्होंने एक सबक भी दिया था कि पहले पढ़ाई कर लो, खेल का मैदान 1 घंटे अति आवश्यक है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दो। वो बातें मुझे मेरे पिताजी की आज भी याद है। वो स्थान मुझे आज भी याद है कि मेरी पिटाई सार्वजनिक स्थान में पहली बार हुई थी। तो ऐसे ही हमारी भी हमारा भी बचपन का ऐसा एक किस्सा रहा था। हम जब स्कूल नहीं जाते थे, जब पढ़ाई नहीं करते थे, तो पापा हमको रोज मारते थे। कभी कभी ऐसे उन्हें लड़का भी दिया करते थे, बहुत मारते थे। तो आज वो पल हमें याद हो और आज याद भी आते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा तो हमें भी एकदम वो चीज याद आई। तो उस समय क्या, यदि हम पढ़ लिख लेते तो आज शायद आपसे हिंदी में नहीं करते हुए आज ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे इंग्लिश में करते हैं। तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। जैसे कि आज हमारे विधायक साहब ने बताया कि खेल का मैदान 1 घंटा बहुत होता है और आप खेल कूद के लिए मना नहीं कर रहे। विधायक जी भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े इसी प्रकार, लेकिन खेल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो भाई साहब, ऐसा कोई बचपन में आपका कोई सपना रहा हो जो आपने कभी देखा हो कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे कोई, जैसे हमने देखा था कि हमें हीरोइन बनना है, मतलब मेरे को हीरो बनना है, मुंबई जाना है तो मेरे को काम करना है, या फिर आपका शुरू से ही जनसंपर्क में जुड़ा रहा है? मैं सर्वप्रथम तो जब मेरा बाल्यकाल था, कक्षा 5वीं का छात्र हुआ करता था, उस समय हमारे पास में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। तो हमारे अधिकारी जी, संघ के अधिकारी जी मोहल्ले में आते थे और हम बच्चों को प्रेरित करते थे कि जिस प्रकार से आप मोहल्ले में खेल रहे हो तो 1 घंटा शाखा आना चाहिए। वो हमें शाखा ले जाते थे और शाखा में जो राष्ट्रीयता जो हमारे सिखाई गई, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत सब बातें हमारे सामने रखी गई, वो मन मस्तिष्क में हमेशा रही। और निश्चित रूप से उस समय से ही संघ की शाखा से एक राष्ट्रीयता का भाव जागा, सामाजिक क्षेत्र में काम करने की भावना जागी और उसी को मन में लेकर पढ़ाई तो हमने की, पढ़ाई हमने कॉलेज तक की, लेकिन साथ में एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने की चेष्टा भी जागी और लगातार हम जन सेवा का मन बनाकर लोगों के काम, अस्पताल के काम आना, छोटे मोटे काम आना, उसमें सहभागिता करते रहे। तो धीरे धीरे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमें मिला और उसी के कारण से आज राष्ट्रीय आगे बढ़ो, विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन से जुड़े और वही छात्र संगठन हमें राजनीति की ओर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे कुछ करना है, मतलब आपने कोई ऐसा पहले से सोच के नहीं रखा था कि मुझे राजनीति में जाना है? कि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड सामाजिक क्षेत्र से रहा है, राजनीतिक क्षेत्र रहा। पिताजी 72 में
जब भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़े, नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ना, कुल मिलाकर ये भाव कि देश सेवा, जन सेवा हमारी परिवार की प्राथमिकता में रहा है। मेरे अंकल राजमल भीमौत जी भी चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनके मन में भी सामाजिक क्षेत्र रहा है। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी विषय हमारे परिवार में, भीमौत परिवार में रहा है। भीमौत परिवार लगातार सन 72 से लेकर 2025 तक कहीं न कहीं जन सेवा के क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। इसलिए हमारे घर में भी वातावरण है जन सेवा का, सामाजिक सेवा का, और ये भाव निश्चित रूप से आगे भी चलता रहे, ईश्वर से यही कामना है। कि जैसे आपका कोई बचपन में ऐसा कोई दोस्त रहा हो जिनने आपकी पढ़ाई में भी, जैसे आप देखते हैं ना बच्चों कि यार अभी भी चीटिंग चलती रहती है कहीं ना कहीं, तो चीटिंग में भी और सेटिंग में भी, तो कहीं ऐसा कोई दोस्त आपका बचपन का जो अभी तक आपके साथ हो? क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वयंसेवक बनकर उभरे, फिर विद्यार्थी परिषद संगठन, छात्र संगठन में जुड़े, तो ये सब चीजें हमारे साथ नहीं रही। हमारे साथ न्याय और सत्य, ये चीज हमेशा साथ है। तो हमारे साथ टीम भी हमारी वही बनी। तो मेरे सहपाठी जो रामजी भावसार रहे हैं, वो और हम दोनों मिलकर हमेशा से सामाजिक कार्य, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बातें करना, कार्यक्रम करने जाना, कार्यक्रम करना, तो इस प्रकार का हमारा एक माहौल ही नहीं बना कि इन चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहे। पर आज रामजी भावसार भी विद्या भारती के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं, और मैं सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कुल मिलाकर हमारा बचपन निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार से ही गुजरा हुआ है। तो मतलब ये बात सही है कि जैसे जो अपना उठक बैठक जैसी रहती है, संगत का असर जो कहते हैं ना अपन, वो हमारा संगत हमारे यहाँ उसी प्रकार की रही जिससे हम आज इस मुकाम तक। तो भैया संगति का असर सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे आज विधायक साहब जी ने बताया कि यार हम शुरुआत से ही हमारे संस्कार इस प्रकार गए, तो संगति का असर सबसे ज्यादा रहता है। आपकी जो शादी हुई थी आपकी पसंद से हुई थी या फिर घर वालों ने अरेंज मैरिज करवाई थी? क्योंकि अभी ये लव मैरिज का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मतलब दिल पे मत लेना आप, लेकिन ये बताना चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई थी। मेरी शादी अरेंज मैरिज रही। परिवार ने तय किया, परिवार देखा, लड़की भी देखी, और फिर उन्होंने तय करके मुझे भी बताया। तो पहले उसके बाद पहले उन्होंने तय कर लिया था, फिर आपको बताया? तो परिवार के अरेंज मैरिज है और मैं सुखी हूँ। अच्छा, तो शादीशुदा जिंदगी में राजनीति को लेके चलना, मतलब जैसे कि आज जैसे युवा नेता, बहुत सारे युवा नेताओं के लिए एक संदेश जाएगा कि शादीशुदा जिंदगी में आपकी लाइफ राजनीति वाली से कोई ऐसा रहा संबंध, जैसे कि घर से होता ना कि यार कहाँ हो, अभी तक आए नहीं, क्या कर रहे हो आप, तो और इधर से फोन आते होंगे आपके कि विधायक साहब आपको आना है, फलाने कार्यालय पे फलाना काम है, आज सीएम साहब आ रहे हैं, आज इनका दौरा, आज उनका दौरा, आज ये खराब हो गया, आज ये फसल खराब हो गई। तो क्या घर से ऐसी कोई मुसीबत है जो आपको झेलना पड़ती है? मेरे परिवार में शुरू से ही राजनीतिक माहौल रहा है, सामाजिक माहौल रहा है। तो हमारा पूरा परिवार जन सेवा की भावना से बना रहा है, और हर परिवार के सदस्य को पता भी है कि समय इसमें तय नहीं कर सकते हम किसी का कि आपको 11 बजे आना है, 10 बजे भोजन करना है। सबको पता है कि जब घर से निकलता है आदमी तो अपनी मर्जी से निकलता है, और आता है तो जनता की मर्जी से घर आता है। तो वही भाव हमारे परिवार में आज भी है। इस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा, और ये बंधन नहीं रहने के कारण हमें स्वतंत्रता काम करने की रही है। उसी कारण से हम सब लोग आज जन सेवा में लगे हुए हैं। और मैं इस अवसर पर याद दिलाना चाहूँगा कि श्रीमती जी का और माता पिता का और भाइयों का मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। और घर में भी ऐसा वातावरण है कि जनता के बीच में कोई व्यक्ति घर आता है तो उनकी सुनवाई मेरी अनुपस्थिति में वो खुद भी सुनते हैं, और कहीं ना कहीं कागज में एंट्री करते हैं, जब मैं आता हूँ मुझे बताते हैं। अच्छा, तो साहब विधायक साहब ने बताया कि घर से बड़ा सपोर्ट है पूरा। यदि ये नहीं भी रहते विधायक साहब घर पे, तो कागज वागज में सब लिख के और प्रॉपर इनको बताया जाता है। तो भाई साहब, जैसे कि इन शाजापुर जिले वाले को तो सबको पता है कि यहाँ पे कितने धार्मिक स्थल है जहाँ पे अलग अलग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे बाहर से कोई आने वाला, क्योंकि अपना आगरा बम्बे हाईवे निकला हुआ है, तो यदि यहाँ नजदीक से गुजर रहा है अपने इधर से, तो यदि वो दर्शन करना चाहते, कहाँ पे शाजापुर जिले में दर्शन कर सकते हैं? मंदिर जो धार्मिक, वैसे तो सारे मंदिरों पे जाना चाहिए, लेकिन पर्यटन मंदिर ऐसे हो जहाँ ये लोग दर्शन आसानी से जल्दी से करके चले जाएं। शाजापुर जिला मुख्यालय है जो एबी रोड के पर स्थित है। यहाँ पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है राजराजेश्वरी मंदिर। यह प्राचीन मंदिर है, यहाँ आस्था का केंद्र है। शाजापुर नगर ही नहीं, आसपास के 50 गांव के लोग भी यहाँ पर इस मंदिर को आस्था का केंद्र मानकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरा हमारे यहाँ है भेलू टेकरी, एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भरा पूरा स्थान है।
बरसात के समय ऐसा लगता है कि जब हम कहीं हिल स्टेशन पर आए हैं। वहाँ पे भी हमने भैरव मंदिर अच्छा बना हुआ है और उसकी वहाँ के स्थान प्राकृतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण सुहाना लगता है। जैसे वहाँ पर भी लोग हम जाते हैं और लोगों को भी हम मेहमान आते हैं तो उनको भेजने का प्रयास करते हैं ताकि वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे वो बिता सके। पास में हमारा मंदिर है, यहाँ पर शाजापुर के पास में माँ बगला माता जी का, जो एक देश विदेश में भी उसका विश्व में भी नाम है। वहाँ एक हमारे मंदिर, हमारा मनकामेश्वर मंदिर बड़ौदिया में। झरनेश्वर का हमारा महादेव मंदिर है झरनेश्वर में, जो एक प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंदिर है, वो भी हमारा एक पर्यटन स्थल के रूप में। कुल मिलाकर और शाजापुर में हमारा चिल्लर डैम है, जो एक हमेशा भरा रहता है और वहाँ भी चिल्लर डैम में भी हमारे परिवार के लोग या अन्य जो लोग जाते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से मनोरंजन के लिए आते हैं। और उसके लिए हमने कुछ पार्क भी नया प्लान किए हैं और पार्क हम आधुनिक रूप से बना रहे जा रहे हैं, वो भी एक हमारा आने वाले समय में केंद्र रहेगा। कि राजनीति कैरियर कैसे शुरू हुआ और क्या क्या आपको मुसीबतें झेलना पड़ी इसमें आने के लिए? मैं छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से जुड़ा। वहाँ पर संगठन का काम करते करते मैंने अपने संघ के विचारों को जो आत्मसात किया और उसके बाद मुझे छात्र राजनीति में मुझे संगठन ने या तो योग्यता के आधार पे कह दो या मेरी कुछ रुचि के आधार पर कह दो, तो मुझे अवसर दिए काम करने का। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दायित्व में काम करने का अवसर मिला, जो मैं प्रदेश लेवल तक उसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तक पहुंचा। उसके बाद तुरंत मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद मुझे क्षेत्रीय सांसद हमारे और वर्तमान के राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब ने मुझे सांसद प्रतिनिधि बनाकर काम करने का अवसर दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना और फिर उसका 2013 में पहली बार विधायक बना। कुल मिलाकर पारिवारिक माहौल और मुझे समय समय पर संगठन ने जवाबदारियां दी, अवसर दिया और उसमें मैंने मेहनत करी और मेहनत के आधार पर मुझे संगठन ने हमेशा मुझे अवसर दिया संगठन में काम करने पर। फिर जनता के बीच में मुझे अवसर दिया, एक विधायक के रूप में मुझे कमल का फूल का चुनाव चिन्ह देकर जनता के बीच में भेजा और जनता ने भी मुझे प्यार दिया, दुलार दिया। 20 साल की सीट जो कांग्रेस की हुआ करती थी, मैं 20 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय से प्राप्त करी है और इसका कारण से सीधे सीधे मेरा राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव बढ़ता गया और आज भी मैं एक चुनाव हारा बीच में और फिर 2023 में मैं जनता का दुलार प्यार मुझे मिला और विकास के काम किए। जनता के बीच में हमेशा एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में निश्चित रूप से उनके बीच में रहा, तो मेरे को प्यार दुलार हमेशा मिलता रहा। तो जैसे इंदौर हो गया, बाहर की बहुत सारी सिटी हो गई मध्य प्रदेश की, तो यहाँ क्या जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी क्या करती है कि बहुत सारी कोई कीचड़ उछालना या आपने कोई वर्ड ऐसा बोल दिया तो उसको पलट के उस पर वार करना, ऐसे उनका एक काम भी है कि उनको ये दायित्व भी दिया गया है कि विपक्ष की भूमिका निभाना है, विपक्ष की भूमिका। तो जैसे शाजापुर जिले से बहुत कम विपक्ष की भूमिकाएं निभाई जाती है, जैसे या आपका ये प्यार है या फिर आपका एमएलए साहब का कोई दबंगता है? शाजापुर की जनता को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि वो फालतू की बात पे विश्वास नहीं करती है, वो तथ्यात्मक चीज को देखती है, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, बहुत सारी बातें आती भी है, लेकिन जनता उसे कर्म के आधार पर, मेरे कर्म के आधार पर, मेरे चरित्र के आधार पर उन सब चीज को नकारती है और मुझे प्यार के साथ अरुणदा के रूप में मुझे याद करती है। बच्चा हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, मुझे प्यार दिया है, अरुणदा के नाम से मुझे निश्चित रूप से प्यार मिलता है और वही मुझे एक संबल प्रदान करता है और इसके कारण से मैं चुनाव जब आता है तो मुझे भरपूर आशीर्वाद जनता का मिलता है। तो कुल मिलाकर आपका व्यवहार जनता से अच्छा होना चाहिए, बातचीत आपकी अच्छी होना चाहिए और संपर्क और संवाद जनता के साथ है तो कोई ताकत नहीं, कितने ही विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा दे, जनता उसको स्वीकार नहीं करती। वही मेरे साथ हुआ है और इसी कारण से मैं 20 साल जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी, वहाँ से मैं कमल के फूल को लेकर निकला और 23 में भी कमल का फूल खिलाने में जनता का आशीर्वाद और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, संगठन का मुझ पर विश्वास, तो ये दोनों चीजें निश्चित रूप से मुझे कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भाई साहब आपने देख लिया कि भाई साहब का कैसे राजनीति कैरियर और कैसे इनका बचपना गुजरा, तो अब हम आगे चलते हैं कि राजनीति क्षेत्र में भाई साहब ने क्या क्या कार्य ऐसे किए जिससे कि जनता का इतना प्यार बढ़ता जा रहा है। जैसे भाई साहब हम आए
तो वैसे तो मैं शाजापुर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं काफ़ी 10-12 साल से इंदौर रहता हूँ। हम लोग डायरेक्ट इंदौर से आए। तो जैसे जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हमें क्या बहुत सारी जगहों के पता नहीं रहते, तो हम लोग फ़ोन लगा के भी पूछते। फिर हमने रास्ते में देखे बड़े बड़े आपके होर्डिंग वगैरह भी लगे। तो क्या ये जनता का पूरा शाजापुर जिले का ये प्यार है, या फिर मैंने कहा ना कि एक प्रश्न पत्र आता है तो एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न होते हैं, वो सभी के अंक 20-20 होते हैं। तो हमारा जो अपना क्षेत्र, जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें भी एक प्रश्न पत्र है, 20 अंक मिलते हैं खुद के व्यवहार के। आप उसमें से 18 ले आओ, 16 ले आओ, प्रथम श्रेणी में आ जाओ, द्वितीय श्रेणी में आ जाओ। फिर दूसरे प्रश्न के भी अंक 20 है, वो है हमारे साथ रहने वाले टीम का। फिर संगठन का अंक। कुल मिलाकर सब क्षेत्र में हमें अच्छे कार्य करना पड़ते हैं, उसके कारण से हम फर्स्ट क्लास 80%, 85%, 90% अंक लाकर जनता के बीच में काम करते हैं। तो विकास के काम में इतना ही महत्वपूर्ण भूमिका है जहाँ जनता उसको प्रभावित करती है। तो निश्चित रूप से मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, जो शाजापुर कहीं ना कहीं पीछे था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि शाजापुर एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में यहाँ पर हर विभाग में अच्छे काम आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का असीम प्रेम शाजापुर विधानसभा क्षेत्र पे है। और वही कारण है कि मैं नए नए काम करने में, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे अपने डैम की बात हो, चाहे बड़े बड़े डैम की बात हो, पंचायत क्षेत्र में छोटे मोटे काम करने की बात हो। तो गाँव के कुछ नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें खेल के मैदान की आवश्यकता है। हाँ, तो खेल का मैदान मैंने तुरंत 15 दिन में उनको खेल का मैदान स्वीकृत करा दिया। 100। वहाँ कई बच्चियाँ मेरे पास आई, घोष की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमें आवश्यकता है, तो मैंने वो उपलब्ध कराए। उन्हें कहा हमें लकड़ी की आवश्यकता है, हमने तलवार, लकड़ियाँ, उनका सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। आज मुझे खुशी है को बालिका है, कम से कम वो 5 बालिका थी, आज वो 500 बालिका कर चुकी है। 100। और मोल्टा का नाम है उन्होंने रोशन किया है। और निश्चित रूप से मुझे खुशी है जब अपने शस्त्रों के माध्यम से प्रदर्शन करती है, तो मुझे काफी अच्छा प्रदर्शन होता है। तो ये सब चीजें मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैं उनके काम आ पाया हूँ। जैसे कि हम शाजापुर से कई बार इधर से निकलते, वैसे तो बाईपास बन गया तो बाहर ही शाजापुर से मोल्टा चले जाते, लेकिन अंदर से गुजरते तो हमारा ट्रेन है वो भी बड़ा चमकने लगा है। तो बस ट्रेन ये लगभग मतलब कौन से ईयर में कैसा था, और ये अभी के कब आपने इसका काम पूरा चालू करा और कितने समय में आपको इसको खत्म कर दिया? इसको मैंने 2017 में स्वीकृत कराया था, और 17 के बाद 18 का चुनाव जब आया, जब मैं चुनाव हार गया था, तो तत्कालीन जो भी विधायक थे हमारे, उन्होंने रुचि नहीं ली। लेकिन जब 23 में फिर मैं आया, तो उस समय से निश्चित रूप से तेज गति बना। आज लोकार्पण भी मैंने करा है। हाँ। और एक अच्छा बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ, यात्रियों को सुविधा का लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक उन बच्चियों का, जो मोल्टा की बच्चियों का फिर आया था विषय, तो वहाँ मैंने उनको घोष उपलब्ध कराया। घोष के माध्यम से निश्चित रूप से उन्होंने बच्चियों को जोड़ा और एक अच्छा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद उसका नाम रानू पाटीदार है या रानी पाटीदार है। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ। मैं तो ज्यादा समय रहा नहीं, तो इतना याद नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि आपने वहाँ पे दोनों तीनों की भूमिका है, क्योंकि वहाँ से वो लोग बताते रहते हैं। जब भी कोई हमारे मित्र है, लंगोटे यार है 2-3 वहाँ के, तो वो सारे हमें सारी अपडेट देते रहते हैं कि यार भाई साहब ने ये करवाया, भाई साहब ने ये करवाया, बाकी ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वो हर धार्मिक कार्यक्रम में जब भी कुछ आता है, सबसे पहले वो से निकलता है जो आपने वहाँ पे। आपके मोल्टा में तो मेरे याद आया कि काली सिंध नदी से पाइपलाइन गढ़ा के आपके गांव तक पानी, किसानों को पानी खेत में भिजवाने का काम किया। और अब तो मैंने मेरी विधानसभा में नर्मदा का पानी शाजापुर विधानसभा के 180 गाँव में आ रहा है। तो भाई साहब, जैसे अभी क्या है, किसानों के मतलब जैसे सोयाबीन हो गई, ये फसल में नुकसान हो गया, इस फसल में नुकसान हो गया, ये हो गया, तो इन सब चीजों को देखते हुए किसानों के लिए और इसके बाद अपने शाजापुर विधानसभा को लेके आपने क्या क्या ऐसी भूमिकाएं निभाई, और ऐसी कोई से जिन चीजों पे जो पुराने आपने वादे किए और वो सारे आप उन वादों पे खड़े उतरे हो? मैं जब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, उस समय से ही मैंने विकास के कार्य शाजापुर में चालू कर दिए। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन मैंने जिला अध्यक्ष की भूमिका में भी विकास को प्राथमिकता से दिया था। उस समय से ही मैंने, आपको पता होगा तो पनवाड़ी से तिंगजपुर के बीच में एक पुल बनाने का काम प्रारंभ किया था। धाराखेड़ी में पुल बनाने का काम प्रारंभ कर दिया था मैंने। और उसके बाद लगातार जब 13 से मैं विधायक बना, तो उसके बाद मैंने विकास की गंगा बहाने में मतून हुआ। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का भी आशीर्वाद शाजापुर पर रहा। तो उस समय ट्रामा सेंटर, बहुत बड़ा जिला चिकित्सालय बनाने का काम किया, बेड़छा रोड बनाने का काम किया, दुपाड़ा रोड काम बनाने का काम किया। कुल मिलाकर उस समय मैंने 62 सड़क
निर्माण की। बड़े बड़े स्टाफ डैम, जिसमें मोल्टा के कराड़े गांव का भी स्टाफ डैम बनाने का काम किया। फिर मैंने सदगांव में, फिर मैंने धोबी पचौर में, ऐसे किसानों को पानी मिले इसकी भी चिंता की और वहाँ बड़े डैम बनाकर पानी देने का काम किया। उस समय नर्मदा काली सिंध परियोजना, जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण, मालवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना थी, उसमें अधिक से अधिक मेरे गांव कैसे जुटे शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के। उस समय मैंने 162 गांव जोड़े और 20 गांव अभी और जोड़े, कुल मिला के 182 गांव। पानी के लिए हर किसान के खेत को पानी मिलेगा और पीने को पानी मिलेगा। तो ये क्षेत्र आने वाले समय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फसलों के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में अपनी एक पहचान बनाएगा, जहाँ पे किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही मैंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, फिर मैंने कन्या महाविद्यालय, शासकीय विद्यालय को उन्नत करते हुए मैंने वहाँ पर नए नए सब्जेक्ट लाने का काम किया। मैंने मक्सी में कॉलेज खोलने का काम किया। और अब मैं यहाँ पे बेरोजगारी जो एक बातें सामने आती है हमारे युवाओं के लिए, तो अभी हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी से निवेदन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है, शाजापुर औद्योगिक क्षेत्र है, मुझे उद्योगों की आवश्यकता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने हमारे निवेदन पर 8000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया है और मक्सी में हम बहुत शीघ्र उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 8000 करोड़ का निवेश, जैक्सन कंपनी आ रही है जो सोलर की प्लेट बनाएगी, उससे संबंधित उपकरण बनाएगी और यहाँ करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी, जो एक शाजापुर में अति आवश्यकता थी। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। लेकिन हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी शाजापुर में विशेष कृपा बनाए हुए हैं और उसमें हमें एक उद्योग 8000 करोड़ का दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर शाजापुर विधानसभा में किसानों को, युवाओं को, व्यापारियों को, जनमानस को जो भी आवश्यकता है वो निश्चित रूप से हम पूरा प्लान बनाकर 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है और उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आज 2 साल हुए हैं, मैं उसमें 55% कार्य स्वीकृत कराकर ला चुका हूँ, जो धरातल पर काम प्रारंभ हुआ है। बाकी काम मैंने प्रोजेक्ट में लिए, आने वाले 3 साल में मैं उस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भैया, हमारे विधानसभा के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे विधायक साहब एक औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और हमारे माननीय डॉक्टर साहब मोहन जी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शाजापुर विधानसभा पे कृपा बरसा रहे और आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हमारे शाजापुर जिले को 5000 लोगों को रोजगार देने का कार्य करा है, जो कि अभी धीरे धीरे काम चालू होने वाला है। बहुत ही जल्द भाई साहब ने बताया कि अभी उसका भूमि पूजन भी होने वाला है। आपकी ऐसी कोई फिल्म जिसका कोई डायलॉग आपको अच्छा लगा हो, या कोई फिल्म में आपकी रुचि रही हो, या फिर कोई ऐसा धारावाहिक जो आप देखना पसंद करते हो, या फिर आपको विधानसभा से कार्य से फुर्सत नहीं मिलती? राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में निश्चित रूप से समय की कमी रहती है, काम करते हैं तो, लेकिन जीवन में हर पार्ट को छूना ये भी महत्वपूर्ण है। तो जब बचपन में छात्र राजनीति में जब टीवी शुरू में प्रारंभ हुई थी, तो उसमें उस समय चित्रहार चलता था, हम लोग एक धारावाहिक चलता था, उसमें रुचि थी। और उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा समय लगने लगा और आज जो सीरियल में देखता हूँ, समय मिलता है तो निश्चित रूप से तारक मेहता का उल्टा चश्मा निश्चित रूप से मैं देखता हूँ। और वेब सीरीज अगर जब सामने आती है तो एक राहुल का स्वयंवर वाली बातें देखने का मन करता है। तो निश्चित रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में जब मैं घर आता हूँ तो ये सब चीज़ें टीवी के सामने 5-15 मिनट में बैठता हूँ, समाचार सुनता हूँ और 10-1 मिनट करीब मनोरंजन के क्षेत्र को भी आप देखने का काम करता हूँ। और मेरी एक सबसे अच्छी आदत मैं मानता हूँ कि जब मैं घर के बाहर रहता हूँ तो राजनीतिक क्षेत्र के परिदृश्य में रहता हूँ तो मैं धर्मेंद्र की भूमिका में रहता हूँ, और जब मैं घर में आता हूँ तो सारी बातें बाहर छोड़कर जितेंद्र की भूमिका में रहकर पारिवारिक माहौल में रहता हूँ। तो भाई साहब जी बाहर रहते हैं तो धर्मेंद्र जी की भूमिका निभाते हैं और अंदर आते हैं तो जितेंद्र जी की भूमिका निभाते हैं। तो भाई साहब आपसे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। अभी भाई साहब ने बताया कि यदि ये वेब सीरीज देखते हैं तो राहुल का स्वयंवर, तो यदि आप लोगों ने भी नहीं देखी हो तो हमारी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, पूरी हिंदी वेब सीरीज है जिसमें पूरा ड्रामा दिखाया गया है फैमिली का।
तो आप लोग भी यूट्यूब चैनल पे जाएं, राहुल पाटीदार जी का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप लोग वेब सीरीज देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे पार्ट आए हुए हैं, 30 से 40 पार्ट उसके अभी कंटिन्यू आने वाले हैं, जो कि भाई साहब की संबंधी में ही हो रहा है। वो भी सारा काम भाई साहब का बहुत अच्छा सपोर्ट है हम लोगों के साथ भी। लेकिन साथ में इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं देखने की इच्छा राहुल का स्वयं इसलिए होती है कि दोनों जो होनहार कलाकार हैं, और राहुल जी का तो अपना एक अलग ही अंदाज है, लेकिन साथ में जो बालिका आपके साथ काम करते हैं, सौभाग्य से वो भी शाहजहाँपुर की है, तो दोनों शाहजहाँपुर का नाम जो रोशन कर रहे हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, जिसने शाहजहाँपुर को वेब सीरीज में भी आपने एक नया मुकाम दिया है, और ये एक अच्छी शुरुआत आप कर रहे हैं। मैं आपको अपनी ओर से शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब, जैसे अभी आपने सुना हो, जब चुनाव हुआ था एकदम 2023 का, और भाई साहब अपने डॉक्टर मोहन जी यादव जी जो सीएम साहब बने, तो पहले चर्चा थी कि अपने शिवराज जी मामा जी आएंगे, और एकदम से डॉक्टर साहब आ गए। तो ये पहले से आपको खबर थी? क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आता है कि पहले छात्र राजनीति से आप लोग शायद भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले से आपको ये बात तो पता ही होगी कि उसी समय आपको पता चला था जब सारी पब्लिक को और हमको सूचना मिली थी। राहुल जी, मैं एक बात बता दूं आपको, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी संगठन से, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं रहता कि किसको क्या दायित्व मिलने वाला है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बना देती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी विधायक बना देती है, और एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है। ये पता नहीं चलता है कि किस मापदंड से चुनाव पार्टी के अंदर हो जाता है, और अचानक ही बताया जाता है कि आपको ये दायित्व सौंपा जा रहा है, कृपया आप इस दायित्व को ग्रहण करें। तो यही बातें डॉक्टर मोहन जी यादव जी के साथ रही है। उनको भी शायद मुझे ज्ञात है कि मुझे पता नहीं होगा उनको भी कि उनके बारे में मुख्यमंत्री तक की चर्चा हो चुकी है। अचानक ही उनको बताया होगा, उनका चेहरा उस समय देखने लायक था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बातें, एकमात्र दल है भारतीय जनता पार्टी जिसमें कार्यकर्ताओं की योग्यता, उनकी कार्यशक्ति, उनकी अपनी कार्य करने की क्षमता, इन सब का आकलन करते हुए पार्टी उसको दायित्व देती है। वो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उसको दायित्व देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी अपनी चयन की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार का सोच के साथ दायित्व देती है। और वही बात है डॉक्टर मोहन जी यादव जी के साथ हुई। उनको भी अचानक मंत्री से मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। निगम मंडल में अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास है, एक नहीं 2-2, 3-3 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। निश्चित रूप से उनका एक अपना अध्ययन भी है, और धार्मिक क्षेत्र में तो उनका विशेष रूप से अध्ययन है, और सनातन धर्म के लिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये सब बातें जब आती है बात, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण मुख्यमंत्री तक किया जाता है। यही संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो भाई साहब, जैसे भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ता को भी अच्छा पद, जैसे भाई साहब सीएम साहब बन गए, मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी वो, कि यार हमें तो लगा था मामा जी आएंगे, और एकदम से भाई साहब का भी कार्यशैली बहुत अच्छी लगी, और सभी जगह, मतलब यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने एक अच्छी सौगात लेके आए, और औद्योगिक क्षेत्र को तो बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा मानना है भाई साहब, जैसे आप विधानसभा से आगे कुछ पद पे जाना चाहेंगे, या विधानसभा में विधायक से ही आपकी बड़ी खुशी है, या फिर अपनी विधानसभा को आप सर्वोपरि मानते हैं, या यहीं रहेंगे? जिस दल में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ अपने बारे में सोचने का मतलब भी नहीं है। अपने बारे में संगठन सोचेगा, और संगठन निर्णय लेगा कि आपको कौन सा दायित्व दिया जाए। यहाँ मांगने की प्रवृत्ति नहीं है कि मुझे ये बनाया जाए। यहाँ तो दायित्व मिलता है, अवसर दिया जाता है कि आपको ये काम, इस दायित्व पे काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ दायित्व दिया जाता है, अवसर दिया जाता है काम करने का। यहाँ पर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे भी ज्ञात है कि मैं कभी भी इस प्रकार की बातें कभी उच्च स्थान पर मैंने जाके नहीं की। मुझे तो संगठन का ही आदेश हुआ कि आपको ये दायित्व दिया जाता है, आपको ये दायित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के साथ इस प्रकार का एक हमारे दल में एक अनुशासन है, और उसका पालन हर लोग कार्यकर्ता करते हैं। हम लोग देखते हैं अभी इंदौर के, जैसे हम लोग फेसबुक पे वगैरह, मैं तो ज़्यादा यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक पे अपडेट वगैरह देखता रहता हूँ। जैसे इंदौर से बड़े बड़े नेताजी वगैरह आते रहते हैं, जैसे अभी कैलाश भाई साहब भी आए थे, महापौर जी भी आए थे, तो इनका दौरा चल रहा है। तो कुछ अंदर कुछ बड़ी राजनीति का कुछ संकेत है, या फिर कोई बड़ा कुछ कार्य होने वाला है यहाँ पे हमारे विधानसभा में? अभी संगठन पर्व चल रहा था,
उसके अंतर्गत हमारे कार्यक्रम संगठन के होता है। फिर साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम ये शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसके अंतर्गत भी हमारे पास, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी दल हो, चाहे हमारा आनुषंगिक संगठन जितने भी हम काम कर रहे हैं, इनके कार्यक्रम आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सबके प्रवास हो रहे हैं। कार्यक्रम हर विधाओं के बन रहे हैं। छात्रों के बीच में छात्र सम्मेलन हो रहे हैं, महिलाओं के बीच में महिला सम्मेलन हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही है, विकसित भारत की कल्पना जो संकल्प लिया है उस विषय को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। घर घर डोर डोर जाने का भी हमारा कार्यक्रम बना है। तो इन सब के लिए बैठकों का दौर जारी है। उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक कार्यकर्ता जाता है और वो बातें रखता है, पत्रकार वार्ता होती है। तो ये सब चीज़ें संगठन के कार्यक्रमों की भूमिका में, और लोकार्पण के कार्यक्रम इस बीच होते हैं। विकास के काम भी हम कर रहे हैं तो उसका भी लोकार्पण के कार्य, कुल मिलाकर पूरा ध्येय है इस वर्ष हम संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। हमारे विचारों को और हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक ले जा रहे हैं। और साथ में जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 2047 में मेरा भारत कैसा होगा, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा भारत विकसित भारत होगा, जो आर्थिक रूप से भी सक्षम होगा, वैचारिक रूप से हमारा विश्व गुरु फिर से हम कहलाएंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी दल आगे बढ़ रहा है और उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम आ रहे हैं। उसमें हमारा आत्मनिर्भरता को में हमने ध्यान दिया और विशेषकर स्वदेशी भाव, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादों को हमने अधिकतर घरों में उपयोग करना, इस विषय को लेकर भी हमने बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये सब चीज़ें जब चलेगी तो 2047 हमारा विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा। वही संकल्प के अंतर्गत हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। जो युवा नेता, युवा पीढ़ी से जो युवा नेता बनना चाहते हैं, जो अभी धीरे धीरे संगठन के साथ काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि हम नौकरी का सपना जरूर देखें, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन साथ में हमारा एक विजन होना चाहिए कि हम स्किल हो। अगर स्किल होंगे तो निश्चित रूप से हम आज के इस कंपटीशन के युग में अपने स्किल के माध्यम से हम स्थापित हो पाएंगे। और मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये युवाओं को निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है। मेकिंग इंडिया, मेकिंग मध्य प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से आपको स्किल अगर आप है तो आपको बहुत सारी सुविधा शासन की तरफ से मिल जाएगी और आप अपना खुद का व्यापार करेंगे। आप नौकरी करने वाले तो बने, लेकिन उसमें कहीं असफलता मिलती तो आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा दिल्ली का। मैं जब मेरी बेटिया को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली ले गया था तो वहाँ के मैं संचालकों से, संस्थाओं के संचालकों से मिला तो कोई कलेक्टर नहीं था उसमें से। वो कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे और असफल हुए। तो 4 मित्रों ने तय किया कि अपन असफल हुए लेकिन अपन कलेक्टर तो बना सकते हैं। तो उन्होंने संस्थाएं खोली, कोचिंग प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने, आज मुझे खुशी हुई थी कि वो कम से कम सैकड़ों लोगों को कलेक्टर बना गए। तो कुल मिलाकर वो जब स्किल हो गए तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को कलेक्टर बना दिया। वो खुद कलेक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कोचिंग चलाकर एक संदेश दिया कि अब असफलता भी कहीं ना कहीं सफलता की और आगे बढ़ने का प्रेरित करती है। तो मेरा भी आज के युवा पीढ़ी से निवेदन है कि आप खूब मेहनत करें, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन कहीं हम दाएं बाएं हो जाते हैं, असफलता होते हैं, तो हमें स्किल के माध्यम से हमें नौकरी देने वाले बने, ऐसा मन का भाव भी साथ में रखें और इस मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से विकसित मध्य प्रदेश बनाने में आपकी महती भूमिका रहे। सरकार आपके साथ है। चाहे वो जमीन देने की बात आएगी तो 1 रुपये प्रीमियम पर सरकार आपको उद्योग लगाने के लिए जमीन देने को तैयार है, ऋण देने को तैयार है। केवल आप स्किल होकर उस क्षेत्र में आगे बढ़े और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की जो बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव जी कर रहे हैं और अपार संभावना उसमें हमारे को दिखाई दे रही है और वो सहयोग भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 8,000 करोड़ का शाहजहाँपुर जैसे छोटे से जिले में मुझे निवेश मिला है और 4 महीने पहले बात हुई, 4 महीने मुझे भूमि पूजन करने पर मैं आ गया हूँ। जैक्सन कंपनी यहाँ पर आ रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें
हमारे सामने विकास की राह आगे बढ़ाएगी। तो हमारे शाजापुर जिले के लिए इसमें ऐसा क्या भूमिका निभाएंगे आप कि जो आप हमारे प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करेंगे इसमें विकसित भारत में? मैं ये बताना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो एक सपना और एक संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047 में मेरा भारत कैसा होगा, बदलता हुआ भारत कैसा होगा, तो उसके अंतर्गत उन्होंने हमसे अपेक्षा भी की है और प्रत्येक नागरिक से की है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो स्व का भाव पैदा करना है और स्वदेशी भावना पैदा करना है। हमारे देश में उत्पाद की गई वस्तुओं को हमें बनाना भी है, बनाकर बेचना भी है और उनको ही खरीदना है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं सरकार ने निकाली है। उसके लिए उद्योगों के लिए जमीन देने का काम कर रहे हैं, बैंकों के द्वारा ऋण देने का काम कर रहे हैं। और विकसित भारत बनेगा तो औद्योगिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। हमें पहले पढ़ाया गया कि अकबर महान अंधेरे में रखा गया, लेकिन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज के बच्चों को पढ़ाएगी कि मेरा भारत महान अगर है तो भगत सिंह जी के कारण है, सुभाष चंद्र बोस के कारण से है, महात्मा गांधी जी के कारण से, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के कारण से, ये सब चीज़ें आई है सामने। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सही इतिहास को बताने का प्रयास होगा और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ शाजापुर विधानसभा क्षेत्रों का भी एक अपना इस आत्मनिर्भर भारत में विशेष योगदान रहने वाला है। वो इसलिए रहेगा कि यहाँ पर भी हम औद्योगिक क्षेत्र ऐसे लगाने वाले हैं जो न्यायी के लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, न्यायी का उत्पाद रहेगा, न्यायी की फसलों के द्वारा हम बना लेंगे, हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम न्यायी की वस्तुओं से यहाँ पर हम अपना उत्पाद बनाएंगे और कहीं ना कहीं न्यायी के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिक इस विकसित भारत में नागरिक कर्तव्य का भी पालन करेंगे, संविधान की रक्षा भी करेंगे, पर्यावरण की चिंता भी करेंगे। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई साहब ने तो पूरी तैयारी कर ली अपनी विधानसभा की, तो बाकी विधानसभाओं से भी हमारा यही आग्रह और भाई साहब का भी यही आग्रह है कि विकसित भारत का जो संकल्प है आप लोग सब लोग उसमें जुड़ें और अपना खुद का रोजगार बढ़ाएं और अपने ही देश का वस्तु खरीदें और अपने ही देश में वस्तुओं को बेचें। 2028 के चुनाव की अभी क्या क्या तैयारी आपने की है और आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौती आपके सामने आ सकती है 2028 को चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी संगठन 2023 के चुनाव के परिणाम आ गए और परिणाम के बाद से ही हम वापस अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हम 5 साल ही चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हमारी कार्य योजना इस प्रकार की रहती है, चाहे संगठन स्तर पर हमारी पार्टी की बैठकें हों, चाहे मतदान केंद्र की मजबूती कैसे कर सकते हैं। हमारा नारा भी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता। इन 2 नारों के साथ हम लगातार 24 घंटे इस बात पे लगे रहते कि मेरी भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत होगी, कौन सी योजना मेरे आम नागरिकों को मिलना चाहिए। उसके लिए हम दिन रात हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमेशा लगे रहते हैं। हमारी तैयारी चालू हो जाती है, लेकिन हमारा सतत प्रक्रिया के कारण से हम सब लोग हर दिन अपडेट होते हैं, हमें कौन कौन से काम हमारी विधानसभा में आवश्यकता है। और हमने इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। वो विजन डॉक्यूमेंट बनाते समय हमने नीचे के कार्यकर्ताओं से भी पूछा है, आम जनता से भी पूछा है, प्रबुद्ध लोगों से भी पूछा है कि हमारे शाजापुर में क्या आवश्यकता है। तो मेरी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल का फूल यहाँ से विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हम लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम 2028 में वापस मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना, नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है और साथ में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से हम 2028 में इन सब कार्यकर्ताओं की ताकत, सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, ये सब मिलकर हमारे को जनता के बीच से फिर से 2028 में कमल का फूल बनेगा। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी और भारत में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इस संकल्प के साथ हम
काम करते हैं। ऐसा कोई सा काम विधानसभा में आपने किया हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार, आपके दिल को छू बैठा हो कि नहीं यार, जैसे राजनीति अलग हो गया, एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना कि यार अपने दिल को टच हो जाता है, अपने को लगता है कि नहीं यार ये काम वाकई में मैंने अच्छा किया। मैं बताना चाहूँगा कि जब राजनीतिक क्षेत्र में मुझे दायित्व मिला, अवसर मिला, तो मैंने इस क्षेत्र में कमी पाई थी कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण से, उद्योग नहीं होने के कारण से मेरे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो पलायन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं इंदौर जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है। तो ये मेरे मन में कसक भी थी कि मुझे अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्योग लाने का प्रयास करूँगा। लगातार प्रयास भी करता रहा, सफलता मिली, ज़मीन मिली मुझे, जो मैंने उस ज़मीन को विकसित किया। और जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन जी यादव जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक अपना सपना और अपना संकल्प लिया था कि मैं 1 वर्ष औद्योगिक क्रांति लाऊंगा, तो मुझे आशा जगी कि अब मेरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ा उद्योग आएगा। मैंने 1 बार निवेदन किया, 2 बार निवेदन, तीसरे निवेदन में तो मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 8,000 करोड़ का निवेश, जो जैक्सन कंपनी है जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है, वो प्लेट बनाने का काम करेगी, उसके उपकरण बनाएगी यहीं पर, और यहाँ से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से मेरे आंखों में मुझे कहीं ना कहीं की आंखों में मतलब एक नम्रता दिखाई दे रही है, जैसे कि हल्की सी ऐसा लग रहा है कि जैसा आप बहुत इमोशनल हो। मुझे आज जो संकल्प मेरा पूरा होने जा रहा है, निश्चित रूप से मुझे खुशी के आंसू है। ये मेरी जनता के लिए मैं जो काम मैंने संकल्प लिया था मैं पूरा करने में सक्षम हो रहा हूँ। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मेरे उस संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। और मैं जनता को आज जो मेरा सपना था वो धरातल पर देने को आज संकल्प पूरा करने जा रहा हूँ। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एक अति संवेदनशील होने के कारण से कई बार मुझे ऐसा लगता था कि गरीबों को जो बीमारी के समय कहीं आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपनी ज़मीन गिरवे रखता है, कहीं जेवर गिरवे रखता है और अपने परिवार का इलाज कराता है। तो उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार ने 2014 के बाद आयुष्मान कार्ड लागू किया। जो पात्रता में आ गए उनको तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन कई लोग जो मध्यम वर्ग के परिवार उनको इन लाभों से कहीं ना कहीं वंचित होना पड़ता है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वेच्छानुदान से एस्टीमेट बनता है और हम लेके जाते हैं तो 50,000, 35,000, 1 लाख, 2 लाख तक हम उनको दिला सकते हैं। तो वो जब राशि स्वीकृत होती है तो मुझे उस समय भी ऐसा लगता है कि वास्तव में अपन जनप्रतिनिधि अगर बने हैं, जो जन सेवा का भावना पर लेकर बने हैं, आज वो सार्थक धरातल पर होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज हमारा जीवन धन्य है और पार्टी ने जो अवसर मुझे दिया है उसमें काम करने में निश्चित खरा उतर रहा हूँ। तो ये भाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लाने का काम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आते हैं। नहीं भाई साहब, वाय तो आपके तारीफ काबिल है कि जो अपनी विधानसभा में आपने काम किए और एकदम निस्वार्थ सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो ये तो एक सम्मानजनक काम है। तो भाई साहब 2 बात आपके साथ पॉडकास्ट में आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारे शाजापुर जिले के लिए आपने जितना काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरे निस्वार्थ सारा काम किया है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2 बात पॉडकास्ट में आपका। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः बधाई।